रही है। अखबार अगर आप वहाँ का देखेंगे, कलवा मुमरा में जो न्यूज़ चैनल चलते हैं, अखबार जो चलते हैं, तो आपको बरोबर समझ में आ जाएगा कि किस तरह की धांधली वहाँ चल रही है। वहाँ आदमी पुलिस चौकी में जाता है, पुलिस चौकी में सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई होती है तो आंकड़े साहब का मामला आता है तो पुलिस चौकी भी बैकफुट पे आ जाती है। इसी जिम्मन में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी है और हमारे मुख्य अतिथि मैं अब चाहता हूँ कि वो मंच पर आए। हमारे अजीज़ बर्दी साहब आइए सर। अजीज़ बर्दी साहब आइए, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और टैक्स एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और इस्माइल बाटलीवाला साहब बिजनेसमैन और सोशल वर्कर्स में इनका एक मकाम है, इन्होंने काफ़ी सोशल वर्क का काम किया है। और मैं आवाज़ देता हूँ अब्दुल रहमान खान साहब को, जो जरीन फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं। मैं राजेश कुमार सिंह को भी बुलाना चाहता हूं, जो इसमें एक्यूज्ड है, इनके ऊपर भी काफ़ी जुल्म हुआ है। आप भी ऊपर आएँ और अपनी बातों को रखें। चाहता हूं जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिनके भाई आज तारीफ किए गए हैं सीपी आंसर द्वारा, वो अपनी बात चलते हुए 2016 से हमारा मैटर चल रहा फिर अचानक 2021 में इसी मैटर पे हमारे पर पूरा पुलिस द्वारा शाहरुख सैयद, मोइन खान, ये सबके द्वारा मिलकर उन्होंने हमारे दुकान पर कब्जा करने के लिए फिर से एक रणनीति में षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के बाद इन्होंने हमारे पर झूठी एफआईआर करने के बाद हमारे एसपी आदर साहब के पास चैप्टर का केस दर्ज किया। चैप्टर का केस चलते हुए तो चलने में कैसा दुकान पर हमारा कब्जा बना हुआ था, जैसा चल रहा था चल ही रहा था। तो जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर उन्होंने हमारे ऊपर एसीपी साहब ने कुछ अलग कानून लेके 145 ऑब्लिक किए, 146 ऑब्लिक किए, इसके तहत कार्रवाई की हमने। इसके तहत कार्रवाई करते हुए कानून को तोड़ मरोड़ के इन्होंने एक पक्षीय फैसला किया, जिसमें हमारा किसी भी तरह से कोई पक्ष नहीं लगा कि हमारे एविडेंस को इन लोगों ने दरकिनार किया गया एसीपी साहब के ऑफिस में। जब कुछ उसमें आरोपित लोग थे जो बेल भी नहीं कराए थे और एसीपी के साथ में आंध्र साहब के साथ में बैठ के हम लोग कानून की रजिया उड़ा रहे और हम लोग बेबस देखे जाते थे कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, तो एसीपी साहब की तरह मैनेजर वो जब गुंडा मुन्ना साहिब, शाहरुख सैयद, ये जब आते थे तो आओ मुन्ना भाई बैठो, आओ शाहरुख भाई बैठो, इन लोग उनका आओ आओ भगत करते थे। और हमारे साथ जो कि हम लोग बेगुनाह रहते थे, हमारे साथ एकदम गुनहगार जैसा बर्ताव किया गया सर। तो ये जब मसला चलने लग गया तो मेरे लड़के का, जो मेरा लड़का है जो बड़ा वाला, उसकी 10वीं का पेपर था सर। तो 10वीं के पेपर के तब मैं एक बार आधे सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर अभी हमारे इस केस में गिरा देना नहीं, बड़े छोटे वाले भाई उसका है और पिताजी का मसला है, तो आप हम लोग को सर चीज़ कर दो कि मेरे बच्चे का 10वीं का पेपर हो जाएगा सर, वो आराम से पेपर दे जाए। मम्मी पापा दोनों के ऊपर छुट्टी कैसे दोनों को तारीख को बुलाया, तो दोनों 3 हफ्ते में 3 तारीख को बुला देते, एक चैप्टर की तारीख, 145 2 की तारीख। इस तरह से हम लोग कितने 5 महीने से उन्होंने इतना अरेस्टमेंट कर दिया, इतना अरेस्टमेंट कर दिया कि हमारा जीना एकदम दुश्वार हो गया। फिर उसके बाद जब इनका पक्षी जो ये मुन्ना साहिब, अभी जब केस चल रही थी सर, तो इन्होंने मुन्ना साहिब का कहीं पर डिक्लेरेशन नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि इनसे मैनेज किया, इनसे पूरी तरह से इनके प्रभाव में और राजनीतिक हस्तक्षेप में चलते इन लोग का बहुत मुंडा में आतंक चलता है। मुन्ना साहिब का नाम का जो पर्सन है, ये बहुत बड़ा गुंडा है मुंडा का। आप लोग किसी भी माध्यम से पता करोगे तुरंत पता चल जाएगा सर। और जब ये केस चलने लगे तो इसमें हमको बहुत अरेस्टमेंट किया गया कि तुम लोग जगह छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग को जेल हो जाएगी, तुम लोग को मार देंगे, तुम लोग को तरह तरह की धमकियाँ देंगे। इस व्यवहार में मैंने कई बार पत्रकार किया, सीएम से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया, प्रतिपक्ष नेता से किया, सारे लोगों से मांग नहीं करने के बाद की जब और लैंड का ये डिस्प्यूट चल रहा है, ये शिलपाटा में है लैंड। तो मेरे दादाजी के टाइम से वहाँ पे हम लोग रहते हैं और वहाँ पे बिजनेस भी है हमारा, तबेले का डेयरी फार्म है बड़ा, और कुछ 40 साल हो गए लगभग हम लोग को वहाँ रहते हुए। अभी हाल ही में 6 महीना पहले कुछ लोग आए वहाँ पे, हमारे लैंड के सटे एक गवर्नमेंट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है। पहले उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे जाने दो, कब्जा करने दो, नहीं करना था उनको। तो हमने रोका कि क्यों जा रहे हो तुम लोग, गवर्नमेंट लैंड है, नहीं जाओ।
तो उन्होंने बोला कि रोको मत हमें, नहीं तो हम तुम पे एट्रोसिटीज़ करेंगे, जो भी है तुम्हें मतलब जेल पहुंचा देंगे, मत रोको बस। तो उन्होंने विरोध किया और इसमें फॉरेस्ट में भी लेटर लिखा, तो वो रुक गए वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कुछ 1 महीने 1.5 महीने बाद ही मेरे फादर पे झूठा एट्रोसिटी केस कर दिया, जस्ट बिकॉज उन्होंने उनको फॉरेस्ट लैंड में जाने के लिए रोका। फिर उन्होंने कुछ आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, लोकल्स हैं, उनको आगे करके कि अब जो हमारा लैंड है उस पर लिटिगेशंस निकालने लगे हमारे अगेंस्ट। जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे, मतलब जो भी घर इलीगल है, लीगल नहीं है, क्या है, सब पूरी तरीके से अटैक प्लान कर दिया उन्होंने। उसके बाद फिर हमने कंप्लेन किया, पुलिस ने भी किया, जितने डिपार्टमेंट है सब ने कंप्लेन किया, किसी ने कुछ भी नहीं कार्रवाई की। उसके बाद एक केस किया उन्होंने, फिर पापा को बेल मिला, उसके बाद बाहर आए। उसके बाद वापस से उन्होंने मीटिंग किया कि अभी भी हमको बनाने दो वहाँ पे जगह, हमको लेना है, वो जगह कैप्चर करनी है, अभी छोड़ दो, आ जाओ, हट जाओ यहाँ से। तो क्लाइंट ने बोला कि नहीं, कैसे हटे, क्यों हटे, हमारा जगह है, हम 40 साल से यहाँ पे बिजनेस करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, सब कुछ है हमारे यहाँ पे। तो बोला नहीं, हमको बिल्डिंग बनाना है यहाँ पे, ऐसा वैसा करके हटाने की धमकी दिया वापस। फिर से वापस से हम पे वापस एट्रोसिटी का झूठा केस लगाया 1-1.5 महीने के बाद वापस। उसमें मेरा भी नाम है, मेरे और एक अंकल है और 2 लोग हैं, टोटल 4 लोग पे झूठा एट्रोसिटी वापस किया उन्होंने, सो दैट हम उनके अगेंस्ट में नहीं जाए, उनको क्लियरली काम करने मिले वहाँ पे। और आज वहाँ पे स्टेटस ऐसा है कि जब हम लोग उस दौरान है ना, हम लोग सिविल कोर्ट भी गए थे स्टे के लिए, कि वहाँ पे जगह पे स्टे मिले, कोई दूसरा पार्टी आके इंटरव्यू नहीं करे। लेकिन उसके बाद भी स्टे, सिविल कोर्ट आने का स्टे ऑर्डर आने के बाद भी वहाँ पे अभी भी इलीगल एक्टिविटी चालू है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है। ओपन जगह, जितनी भी ओपन लैंड है, हम लोग का जो बाउंड्री था, जो गाय भैंस को लिए जब बाहर नहीं जाए रोड पे, वो जो बाउंड्री था वो तोड़ दिया उन्होंने। और अभी पूरा काम चल रहा है, उनका खुद का बाउंड्री बना रहे हैं, खुद का सब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और हम लोग का जो ये था पुराना जो स्ट्रक्चर था, वो टीएमसी ने तोड़ा था फॉर सम रीज़न। उसका जो पूरा माल मटेरियल था वहाँ पे, वो सब कुछ उन्होंने चोरी कर लिया, बेच दिया। उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन, सिटी ऑफिस, सब जगह कंप्लेन की, फिर भी कोई कुछ सुना नहीं। एफआईआर होने के बाद हम लोग को कोर्ट ने बोला 3 बार आपको जाना है एसीपी सर के पास हाजिरी के लिए। तो हम लोग गए, अकॉर्डिंगली जैसा कोर्ट ने बोला वैसा हम लोग गए। उसके बाद उस टाइम पे भी वो बोलते हैं कि अभी भी मान जाओ, नहीं तो मैं तीसरा केस रेडी रखा हूँ, चौथा केस भी रेडी रखा हूँ, एट्रोसिटी पे एट्रोसिटी लगाते रहूँगा, तो मैं यहाँ से दड़ी पार कर दूँगा। ऐसा भी उन्होंने धमकी दे रखी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए इसमें। हम लोग सारे अथॉरिटी को लगभग जाके बता चुके हैं, सब कुछ कर दिया है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। होप करता हूँ कि प्रेस के माध्यम से कुछ हेल्प मिल जाए मुझे। वहाँ के लोगों ने मुझ पर केस किया, ज़बरदस्ती केस किया। मेरा उस प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं था, वहाँ से कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन अगर किसी की मदद के लिए भी कोई अगर खड़ा होएगा या कोशिश करेगा कि मैं मदद करूँ, उस बेस पे अगर कोई किसी के साथ में खड़ा हुआ, तो वहाँ एसीपी साहब की कलम उसके खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए तैयार है। हम लोग यहाँ आए हैं, हमें खतरा है कि हम पे वापस केस किया जा सकता है। इसके लिए जो भी होगा आगे, अगर हमारे ऊपर फर्जी केस हुआ, इसके पहले भी केस हुआ, हम लोगों ने उल्टा सीधा करके 3 महीना में अंदर था, 3 महीना करीब 7-8 दिन अंदर था। हमारी स्थिति ऐसी रही थी कि हम बहुत बड़ा वकील पकड़ के जल्दी जमानत कराएं, इसके लिए हमें 3 महीना अंदर रहना पड़ा। और आगे हमारी स्थिति और वो ख़राब करना चाहते हैं, किसी की कोई मदद न करे, उनका एम है। सेकंड केस में जो राजेश कुमार सिंह और ये कमल सिंह, इनके चाचा के ऊपर 354 लगा है। उनके साथ एक दोस्त थे, आवक सिर्फ आना जाना था दोस्ती के नाते, उनके ऊपर भी इन्होंने केस रजिस्टर्ड कर दिया। इसके लिए कोई मदद करे वहाँ तो किस हिसाब से करे, पूरा उन्होंने सिस्टम ही हिला के रख दिया है। मैं चाहता हूँ कि जो मामला है आप लोग इसको संज्ञान में लें और
लोगों को बताएं हो क्या रहा है, आखिर इससे निपटा कैसा जाए, निपटने का कोई तरीका होना चाहिए। हम अपनी बात यहाँ हम सिर्फ अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि हमारी बात जो है जन तक पहुँचे कैसे। अब इसका क्या सही रास्ता निकलेगा तो मैं इस्माइल बाटीवाला साहब से अपील करता हूँ। कोई भी मामला होता है जिसमें कोई भी आवाज़ उठाई जाती है, गलत का विरोध किया जाता है, तो हम सबको भी सहयोग देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस लेकिन हम सबको आगे आवाज़ उठाना ज़रूरी है और जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आवाज़ को रोकें नहीं और धमकियाँ या जो भी है गलत हमारे संग होने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को सबके सामने भी रखते रहना होगा, जिससे और भी लोगों को भी पता चले कि हमें कैसे काम करना है। और गलत होता रहेगा, बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि यूपी में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें मिलकर उस सबका विरोध करना है। मैं अभी आगे और लोगों से कहना चाहूँगी कि वो लोग अपनी बात करें। नमस्कार, मैं शिव नारायण शर्मा। हम लोग भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान की तरफ से पूरे देश में काम करते हैं और कोशिश करते हैं कोई भी पीड़ित उसकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सके और उसे इंसाफ दिला सके। अगर हम देखेंगे तो गलत के खिलाफ जो भी व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर कभी कोई भी केस कर दिया जाता है, किसी भी प्रकार से उसको किसी भी विवाद में फंसा दिया जाता है, ऐसे कई कारनामे किए जाते हैं। मगर हमारे साथ हम लोग जब भी खड़े हों या जब भी हम कहीं भी खड़े जाएं विरोध करने के लिए, हमें एक चीज का ख्याल रखना है। अगर हम विरोध करने के लिए किसी बलात्कारी के साथ जाते हैं, किसी भ्रष्टाचारी के साथ जाते हैं या किसी डकैत के साथ जाते हैं, तो वहां आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, वहां आपका इस्तेमाल होगा। आपकी लड़ाई अगर आप सही ढंग से दस्तावेज के थ्रू दस्तावेजी, इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं आपको। दस्तावेज जो है हमारे, अगर कुछ भी लीगल वर्क संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम कार्रवाई करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप लोग देखेंगे बीबीसी के संवाददाता पत्रकार दुनिया में किसी भी देश में चले जाए, कहीं भी चले जाए, उन पत्रकारों को किसी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। उनके विरोध बोलेंगे लेकिन नहीं लगाएंगे हाथ। क्यों? क्योंकि मालूम है कि ये कहां से बिलोंग करते हैं। अगर इनके साथ अगर गलत किया, जैसे यूपी में एक बीबीसी के पत्रकार को अंदर कर दिया था, तुरंत उसके ऊपर एक्शन हुआ और उसको छोड़ना पड़ा। ये सबका कारण है आपके द्वारा उनकी जो तरीका है काम करने का, वो है संवैधानिक तरीका। कोई वो अपने जोर जबरदस्ती या अपने गुंडागर्दी से काम नहीं करते। उनके पास जो एकता है, उनके पास जो फंड है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। मगर हम लोग जो लड़ रहे होते हैं गलत के खिलाफ, हम अकेले पड़ जाते हैं। अगर जैसे आज चौरसिया साहब लड़ रहे हैं, लड़ाई गलत के खिलाफ हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, मगर हम कोई भी उनके साथ खड़े नहीं है। और यही कारण है कि चौरसिया जी जैसे लोगों के साथ ये हो रहा है और ऐसे कई लोगों के साथ होता चला रहा है। एक चिंगारी अगर कहीं लगी है, उस चिंगारी को उसी वक्त अगर आपने नहीं बुझाया तो तेज हवा के झोंकों थपेड़ों से वो ज्वाला बन जाती है और झोपड़ी के झोंके सुहा कर सकते हैं। हमें इस चीज को समझना है और इसके लिए हमें पूर्व के उन लोगों को समझने की जरूरत है। कौन से हमारे जो बुजुर्ग लोग होते, पहले हम लोग रहते थे, आपने देखा होगा बच्चे लोग कभी भी गलत कुछ करते हैं तो डर के मारे नहीं, बल्कि बुजुर्ग की इज्जत करने की वजह से गलत काम नहीं करते। आज हमारे गली मोहल्ले में देखेंगे आप,
हर गली मोहल्ले में आवारा लड़कों का झुंड मिलेगा आपको, नशे के आदी होंगे, और ये सब आपके समाज के सामने हो रहा है। पहले ये नहीं होता था क्योंकि बुजुर्ग लोगों की लोग इज्जत करते थे, उनके सामने ये सारे काम नहीं करते थे। आज हमारे गली मोहल्ले में नशा बेचा जाता है। आपके मुमरा में ही यहाँ के माजिद मियाँ साहब वो ड्रग्स बेचते थे, उनके ऊपर FIR करी गई थी, है? मगर क्या अंत कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये माजिद मियाँ कौन है? ये यहाँ का क्या है, डोंगरी का बड़ा मतलब गुंडा है यहाँ का, इस एरिया का। क्या क्या किया उसके बाप ने? उन लोगों ने गाड़ी चलाती है, 6 लोगों को मार डाला, अपने बच्चे को क्या करोड़ों रुपए की नोट की उस पर बिछाया है उसने, मगर किसने क्या उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने आया? कोई नहीं आ रहा है। तो फिर ये लोग क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? हम लोगों को आवाज उठानी है। आज आप देखेंगे, आप एक DCP है मंजूनाथ सिंह, जोन 9 में है, अभी पहले BKC का था। इतना पैसा इसने खाया है खुले आम, वहां पर BKC में पानी चोरी करके करोड़ों लीटर पानी चोरी करके बेचा जा रहा है खुलेआम। पूरे कंप्लेंट की गई है। जो BMC के अधिकारी आते हैं उनको ये लोग मार पीट के भगा देते हैं, उसकी NC की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो शिकायत करता है उसके ऊपर FIR हो जाती है। अभी एक मामले में उठाया था मैटर कि भाई ये उसको किसी को फंसाने के उसमें जा रहे थे, जिसने शिकायत करी थी। तो जिस लड़की के द्वारा वो उसके ऊपर रेप का केस लगाने की कोशिश हो रही थी, उस लड़की ने एफिडेविट दिया मंजूनाथ को कि भाई ये मेरा इस्तेमाल करके इसके ऊपर रेप का केस लगाने जा रहे हैं और मेरे को किडनैप करके ले गए। उसका बाकायदा पूरा बयान लिया गया, सब कुछ लिया गया। लेकिन बयान लेने के एक बाद जिस दिन FIR होनी है उस दिन इन दोनों को ही, वो लड़की को भी और जो शिकायत करने वाले जिसने BMC के मामले में पानी चोरी की शिकायत करी थी, उसके ऊपर पोस्टर लगा दिया जाता है। और सबको मालूम है पुलिस थाने को, BKC पुलिस थाने को झूठा केस है, कोई उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं हो रहा। इन लोगों ने क्या कहते हैं, इन लोगों को वो गुंडे लोग जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे, वो BKC पुलिस थाने में बड़े मजे से घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ये उस लड़की से कि तुम उसके ऊपर झूठा केस लगाओ तो हम तुम्हारा कहते हैं कि मैटर हटा देते हैं। ये पूरा खुलेआम CCTV फुटेज में है सब कुछ, लेकिन वो नहीं देते हैं। वहां पर इन लोगों ने फिनाइल किया, दोनों ने, क्यों? क्योंकि गलत केस था ना, मगर उसकी कोई CCTV फुटेज नहीं दी गई। पुलिस वाले हाथ नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि झूठा केस है। तो DCP कहता मैं तुम सबको के ऊपर कार्रवाई करूंगा, मंजूनाथ सिंह, ये ओपनली केस है। और वहां पर मतलब आपके ऊपर हमला किया जाता है, हमला करने वाला पूरा CCTV फुटेज में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, फिर भी हमला करने वाले की तरफ से जिसके ऊपर हमला किया गया उसके ऊपर केस हो रहा है। ये सारे खेल हो रहे हैं। इन सबको रोकने के लिए हमें BBC को समझदारता की चीज को समझना चाहिए कि एक अकेला भी लड़ सकता है, मगर उसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है और सबको मिल करके। हो सकता है आपके आसपास में आप अकेले हो मुमरा में, मगर आप अकेले वहां पर इसलिए हो क्योंकि आप उतना लड़ रहे हो बाकी लोगों से। दुनिया के दूसरे लोग भी है ना, पूरे देश में कई लोग हैं जो आप जैसे है, अकेले है, वो सब मिल सकते हैं आपस में। वो सब मिलेंगे तो ताकत बनेगी, और वो ताकत इन जैसे मंजूनाथ सिंह या ACP जैसे या मुमरा के इनके या और भी जैसे कई है। विक्रोली में ही खुले आम के अंदर ड्रग्स बेचा जा रहा है। विक्रोली में ओबराय होटल के अपने कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया, 6 बड़े मुश्किल में जाके, उसकी अभी भी FIR नहीं हुई है। 6 लोगों की बयान लिए जा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे बयान हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जिसने ड्रग्स की कंप्लेंट करी उसके ऊपर FIR कर दी गई। तो ये सारी चीजें जो हो रही है वो सिर्फ एक ही वजह से हो रही है कि हम लोग सिर्फ अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मंच की तरह, मंच की कोई जरूरत, मतलब मंच कोई बैनर की नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा मंच है जैसे हम लोग चलते हैं, एक काला पट्टा लेकर के चलते हैं। ये काला पट्टा किसी का नाम नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये काला पट्टा क्या है कि गलत का विरोध करने वाले हम भगत सिंह है। हम सीधा बोलते हैं हम भगत सिंह है, हम गलत का विरोध करते हैं। भगत सिंह अगर जिंदा रहेगा तो आप सोच लीजिए भ्रष्टाचारी तो गायब हो जाएंगे अपने आप। सिर्फ जरूरत है भगत सिंह को जिंदा रखने की। वैसे जैसे BBC का संबंध था तो उसको जिंदा रखने के लिए कोई बैठा है वहां पर UK में, वैसे ही एक गलत का विरोध करने वाले को, एक चौरसिया जैसे को या भगत सिंह जैसे को जिंदा रखने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो यही मेरी सब लोगों से मतलब वो है कि इसमें हम ACP को बहुत आसानी से उसको खत्म कर सकते हैं, मतलब उसको जेल पहुंचा सकते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ दिन पहले, सिर्फ 10 दिन हुए हैं, आपको मालूम होगा भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए वहां पर कुछ पेपर दस्तावेज होते हैं, तैयार होते हैं। वो दस्तावेज अगर आप निकालोगे तो जिस भी नेता ने, जिसने भी करी है भ्रष्टाचार किया, उसके ऊपर आप FIR कर सकते हो।
उसको जेल में पहुंचा सकते हो, लेकिन वो लोग पेपर नहीं देते। तो पेपर नहीं देते तो हमने उस पीआईओ के ऊपर एफआईआर करी है। पनवेल में, महाराष्ट्र में पहली बार एफआईआर हुई है। हम लोग 8 घंटे तक बैठे रहे पुलिस थाने में, पनवेल के तालुका के पुलिस थाने में 8 घंटे तक बैठे रहे। वो लोग कोशिश करते रहे हमें भगाने के लिए। हम थे, सोनिका जी थी, सुभाष कदम जी थे, और हम लोग सब बैठे रहे। 8 घंटे में जाकर के हमने एफआईआर करी इसके पीआईओ ग्राम सेवक के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात हुई ये चीज। और अभी हम कई लोगों के ऊपर इस तरह एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं सब लोग एक साथ आए, एक कदम गलत के खिलाफ आप आवाज उठाओगे तो निश्चित ही हम लोग जीत हासिल होगी। और एसीपी जैसे लोग हैं, ये जो मुन्ना जैसे जितने भी वैसे माजिद जैसे लोग हैं, इन सबका खात्मा होगा। जरूरत है हम सबको आवाज उठाने। नमस्कार साथियों, मेरा नाम इस्माइल पाटलीवाला है। मुझे बुलाया गया कि भाई मुंद्रा में एसीपी जो है कलवा की तरफ से बहुत लोगों पर जुल्म हो रहा है, और जो मजलूम लोग हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं। तो अभी ये चौरसिया जी एक अपनी बात रखे हैं और एक कमल सिंह जी अपनी बात रखे हैं, अब्दुल साहब अपनी बात रखे हैं। तो कितने लोगों पर ही वहाँ जुल्म हो रहा है, इतने लोगों पर एसीपी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों पर भी जुल्म हुआ है उन्हें बुलाने की जरूरत ही बुलाना चाहिए, होना चाहिए। रही बात ये कि आप लोग शिकायत कर रहे हैं एसीपी के खिलाफ, शिकायत से कहीं कुछ होता जाता नहीं है, फाइट करना पड़ता है, लड़ने खत पर खत लिखते रहिए, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते रहिए, कंप्लेंट करते रहिए। ये जो सिस्टम है अभी नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, कौन सुनेगा? और इस मंच से पत्रकारों के बीच सिर्फ 2 बातें कहने के लिए हैं। हमारे देश की यह सामाजिक व्यवस्था है कि जब किसी आम आदमी को कोई परेशानी हो, दिक्कतों का सामना करना हो, कोई उस पर कोई जाति करे, तो वो इंसाफ की पहली लड़ाई पुलिस के पास जाकर लड़ने की कोशिश, एफआईआर दर्ज कर पुलिस से ये उम्मीद करता है कि वो उसके साथ खड़ी होगी, तो इस न्याय प्रक्रिया में उसका साथ। लेकिन जब पुलिस से ही उसका भरोसा हो जाए और पुलिस ही उन लोगों के साथ खड़ी हो जाए जो अत्याचार करने वाले हैं, तो फिर उसके पास सरकार तक पहुंचने का एक ही तरीका रह जाता है कि वो मीडिया पर मांगे, अपने पत्रकार साथियों से ये बात करें कि आप मेरी वेदना को, मेरी परेशानियों को सुने, समझें। मैं आपके सामने अकेले यहाँ खड़ा हूँ। अब्दुल रहमान साहब ने, कमल सिंह जी ने, चौरसिया जी ने अपनी बातों को आपके सामने रखा, जो उन्होंने चाहा है तो बाटीवाला साहब ने, शर्मा जी ने, जो भ्रष्टाचार विरोधी एक संगठन चलाता है, और भूमिका आपकी, ये सब लोग आपके पास इस उम्मीद से आए कि अगर इन्हें पुलिस प्रशासन से ही वो आश्वासन नहीं मिल रहा है, प्रताड़ना मिल रही है, इनको जेल भेजा जा रहा है, इनके ऊपर मुकदमा खड़ा किया जाए, इनकी संपत्ति को तहस नहस किया जा रहा है, तो पत्रकारों के माध्यम से ही अपनी बात कह सकते हैं। और लोकतंत्र में किसी भी सामाजिक लड़ाई का एक तरीका यही है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों के पास है। पालिका तक तो बात बाद में पहुँचती है, कार्यपालिका तक सीधी पहुँचे। मैं आपका एक हिस्सा हूँ, मैं इसी निवेदन के साथ आपके बीच। पहले तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कोर्ट जाना है। जैसे कि हमारे बीच मौजूद है हमारे सम्मानित, उन्होंने कहा कि कोर्ट तो बाद में है, कोर्ट तो एंड है, कोर्ट तो सभी जा सकते हैं, और कोर्ट सबको बताए कि कोर्ट में होता क्या है। हम हमारे देश में दुर्भाग्य है कि हम हर चीज़ बोल नहीं सकते,
क्योंकि बोलने में सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है। सच बोलो तो भी सज़ा है, झूठ बोलो तो भी सज़ा है। तो सबसे ईजी है कि हमें ये समझना है कि जब भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जे हो रहे हैं तो हमें FIR की तरफ जाना है। सबसे पहले तो जैसा कि हम अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं, बाढ़ है, SRA है या BMC है, TMC है, जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको कंप्लेंट देने के बाद रिमाइंडर लगाइए। रिमाइंडर के बाद आपको ज़्यादा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लोक सेवक हैं जिनकी जिम्मेदारी थी वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को डेमोलिशन करना या उसकी जांच करना या उसका नोटिस देना, या आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कर रहा है बिल्डर, तो अगर आपने कंप्लेंट दी है तो लोक सेवक की जिम्मेदारी है कि वो काम करे। कोर्ट की हर जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोर्ट को सब कुछ करना है तो फिर अथॉरिटीज़ क्यों है। लेकिन आज हम हमारे एडवोकेट साथी भी बोलते हैं कि भैया डायरेक्ट कोर्ट चलो, कोर्ट जाओ, सबका क्योंकि कारोबार है। तो सबसे पहले हमें उन लोग सेवकों के पीछे लगना है। उन लोग सेवकों के पीछे कैसे लगेंगे आप? जाने से काम नहीं बनेगा। लोक सेवक के बाद आप पुलिस के पास FIR के लिए जाएंगे। सीधे सबको पता है कि पुलिस FIR तो लेने वाली नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो आप कोर्ट जाइए, लेकिन FIR में जाइए, 156(3) में जाइए। किसके खिलाफ? लोक सेवक के खिलाफ, कि इसने अपना काम नहीं किया है या इसने अपना काम गलत किया है। तो जो भी सिचुएशन के हिसाब से आप उस लोक सेवक के खिलाफ जाइए, उस प्रॉपर्टी के मैटर में मत जाइए, वरना आपको 15-20 साल लग जाएगा। और उस बीच आपके ऊपर एट्रोसिटी, पोक्सो, 353, 354, दुनिया भर के मामला केसेस लगा दिए जाएंगे। हम एडवोकेट के ऊपर भी लगाए जाते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर पोक्सो लगाए जाते हैं। एक छोटी बच्ची को भेज दिया जाता है हमारे ऑफिस में किसी केस से रिलेटेड, और बाहर आके वो चिल्लाने लगती है कि वकील साहब ने इस तरह से हरकत की है। तो फंसाना बहुत ईजी है, और सब जानते हैं कि आपको फंसाने के बाद कम से कम आपको निकलने में 3 से 6 महीने तो लगेंगे, और उस बीच आप डाउन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपकी फैमिली भी है, आपके माँ बाप, आपकी भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार, आपकी बीवी आपको समझाने लगती है, प्रेशर देती है कि भैया क्या मिला तुमको आवाज़ उठाने से, आप तो जेल में चले गए थे, बाहर एडवोकेट करो, जामीनदार ढूंढो, वकील को पैसा दो। तो ये पुलिस जानती है कि किसी को अगर डाउन करना है तो उसको सीधा सीधा जेल पहुँचा दो, भले 15 दिन के लिए देना, लेकिन 15 दिन में भी आपकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तो इनका मेन मकसद है कि आपको फंसाना, और फंसने से बचने का मेरे हिसाब से कोई खास रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि आप अपने बाकी एक्टिविस्ट लोगों के साथ जुड़े रहें, अपने लोगों के साथ जुड़े, और हर अपनी एक्टिविटी को शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने साथियों से, सोशल मीडिया पे, ताकि आपको अगर फंसा भी दिया जाए तो आपके बाकी साथी आपको निकाल दें। और लोक सेवक के खिलाफ आवाज़ उठाने में आपको काले पानी में नहीं डालेंगे, या 7 साल या 15 साल की सज़ा नहीं होगी। आपको ये लोग केसेस लगाएंगे, लेकिन आपके साथी आपको बचा सकते हैं, पॉसिबल है। पॉक्सो लगाएंगे, एट्रोसिटी लगाएंगे, आप बाहर आओगे, लेकिन आगे भी करना है। तो सबसे ज़्यादा हमें FIR पर ध्यान देना है। लोग सेवकों को जेल पहुँचाओ, जेल ना भी पहुँचाओ तो कम से कम FIR करो किया। और सवाल ये आता है कि FIR से होता क्या है? भाई हमने तो बहुत करी थी, तो FIR के बाद भी फॉलो करना है आपको। मैं जानता हूँ लोग सेवकों की FIR होने के बाद 2-2, 3-3, 4-4 साल चार्जशीट नहीं लगाते, वो आराम से घूमते हैं, और आपको लगता है कि यार कुछ भी नहीं हुआ FIR से। लेकिन FIR के बाद भी फॉलो करना है, जानकार लोगों से पूछना है, IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलते रहना है। FIR होने के बाद IO की भी कंप्लेंट करना है। कंप्लेंट इन द सेंस कि आप उसके सीनियरों से कांटेक्ट में रहिए, और अगर जिन लोगों को लगता है कि FIR से भी कुछ नहीं होता है, RTI से भी कुछ नहीं होता है, पुलिस से भी कुछ नहीं होता है, तो उसको लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको घर में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि ये डायलॉग हमेशा सुनने को मिलता है, साहब कुछ नहीं होता है, कानून वानून कुछ नहीं है। अगर कानून नहीं होता तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इतने सारे बड़े बड़े लोग जेलों में हैं, तो वो जेल में ना होते हैं, और कानून के डर से ही तमाम लोग भागे हुए देश से। जैसे एक नाम बता देता हूँ, विजय माल्या, बहुत बड़ा पैसे वाला है, भागा ना कानून के डर से ना। नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, राहुल चौकसी, तमाम नाम है, अंडरवर्ल्ड डाउन से हैं, बड़े बड़े 100 मर्डर किए उन लोगों ने।
कुछ जेल में, कुछ जेल से बाहर है, तो वो कानून के डर से है। कानून स्लो है लेकिन है, ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, आपका तरीका गलत हो सकता है और आप उस पर जोड़ देते हैं कानून पे। जैसे कि बहुत से लोग RTI को समझते हैं कि एक पेपर पे लिखा RTI और सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा निकाल के। नहीं, बहुत टफ है, बहुत कुछ सीखना होता है। मैं भी अभी RTI पूरा सीख नहीं पाया क्योंकि हमसे ज़्यादा ट्रेनिंग इन लोगों को है, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो लड़ना है, एक्सपर्ट से मिलना है, सीखना पड़ेगा। लॉ कोई इजी नहीं है कि आपने एक बुक खरीद ली या यूट्यूब पे देख लिया या गूगल पे, नहीं। इसीलिए एडवोकेट भी हमेशा बोलते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कैसा एडवोकेट है, लेकिन वो प्रैक्टिस ही होती है क्योंकि कंप्लीट कुछ भी नहीं है। तो सीखना है, मेन सीखना है सबसे ज़्यादा। और मैं फिर कहता हूँ कि FIR पे जाना है। अभी RTI का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। लोग RTI लगाते हैं, फर्स्ट अपील लगाते हैं, सेकंड अपील लगाते हैं। सेकंड अपील तो 2-2.5 साल बाद नंबर आता है, जब तक आप भूल भी जाते हो। तो शर्मा जी ने, सोनिका जी एंड हमारे सुभाष कदम जी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने PIO और फर्स्ट अपील अथॉरिटी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है। तो महाराष्ट्र में पहली FIR है, क्रिमिनल FIR। शायद किसी को पता भी नहीं है अभी कि RTI में भी FIR हो सकती है। तो होता है, अब ये लोग शेयर कर रहे हैं, तो हम सबको इनसे पूछना है, सीखना है कि आपने ऐसा क्या किया जो FIR होगी। तो जुड़िए और साथ में जुड़े रहिए और FIR पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि कोर्ट जाके अपना टाइम खराब करना। कोर्ट भी जाना है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन कब जाना है ये सोच समझ के जाइए। पूछिए, आपको नहीं पता है तो एक दूसरे से पूछिए और एक्सपर्ट से पूछिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एडवोकेट बने, लेकिन कुछ अच्छे एडवोकेट को भी साथ रखिए, सीखिए। और हमारी जो लड़ाई है वो लंबी है, और शर्मा जी है, सुनीता जी है, तमाम साथी हैं यहाँ पर, इनके कांटेक्ट में रहें, सीखें और लड़ें। जैसे कि हमारे सम्मान साथियों ने बताया कि ये लड़ाई रोने पीटने से नहीं होगी या गिड़गिड़ाने से नहीं होगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। थोड़ी लंबी लड़ाई है, बहुत बार हम फंसाए भी जाएंगे, जेल भी होगी, मारे भी जाएंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है। अगर आप डरे तो फिर ये लड़ाई किसी काम की नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे लिए सब बोलना बहुत आसान है कि आप लड़ो, आवाज़ उठाओ, कुछ नहीं होगा। होता है, बहुत बदतर हालात हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लड़ना है क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। और लड़ाई हाथ पाँव की नहीं लड़ना है, कानूनी लड़ाई करनी है। अपने सीनियर से या जो पीड़ित लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, उनके कांटेक्ट में रहना है, उनसे सीखना है, पूछते रहना है। बाकी बस यही, मेरे लायक कोई भी हेल्प हो किसी को तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, लेकिन वो पीड़ित होना चाहिए, गरीब पीड़ित। पैसे वालों से पैसा लिया जाता है और गरीब से नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को लगता है कि एक एडवोकेट है तो सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आपको सीखना है। मैं पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र या पूरे इंडिया में नहीं जा सकता हूँ, सबके लिए ड्राफ्ट नहीं कर सकता हूँ, या सबके लिए मेल नहीं कर सकता हूँ, या सबके फ़ोन रिसीव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिखा सकता हूँ। मैं आपसे, आपके जो भी मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड नोट्स बना के दे सकता हूँ, सेक्शंस बता सकता हूँ, या पुलिस नहीं सुन रही है तो कहाँ जाना है, ACP नहीं सुन रहे तो कहाँ जाना है, या पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी क्या होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सबसे पहले एप्लीकेशन बनाते सीधे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, CM PM। समझना है कि एप्लीकेशन जाना कहाँ है, देना किसको है। आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उसको टाइप कर रहे हो, भेज रहे हो, उसके बाद रिमाइंडर लगा रहे हो और रिमाइंडर, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो मैं कम से कम आपको इतना बता सकता हूँ कि कहाँ पर एप्लीकेशन देनी है, कैसे फॉलो करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। थोड़ा सा मैं ये भी बता सकता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि जोश में आके भी काम नहीं करना है। जैसे हमारे बहुत से साथी हैं, थोड़ा जोश में आए और उन्होंने
कभी कुछ गलत काम कर दिए तो वो अरेस्ट हो गए। छूटने में काफ़ी साल लग गए। जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि उन्होंने एक अच्छे बड़े एडवोकेट के थ्रू जल्दी आ गए। कई सारे लोग 3 साल 5 साल 6 साल बाद भी छूटे। तो सावधानी से लड़ना है कानून के दायरे में। और जैसा कि हमारे उसमें बाकी वाले जो है उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई कि बड़े बड़े संघ साधु मौलाना या पुलिस कमिश्नर्स ACP DCP एंटी करप्शन ये सब भी जेलों में है। तो हम जैसे आम लोगों ने नहीं पहुँचाए, कोई विदेशों से लोग नहीं आए थे उनको जेल पहुँचाने। हम में से आप में से लोगों ने लड़ाई की और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके वो जेल गए। लेकिन गए और वो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड जेलों में सड़ रहे हैं जो खुद को बहुत बड़ा बिल्डर बताते थे, बहुत बड़ा शूटर, लेकिन लड़ना पड़ा। लड़ने में थोड़े नुकसान भी होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं लड़ूं और सेफली सक्सेस हो जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि सिस्टम हमारा मजबूत है थोड़ा, उसकी जो खाल है उसको उधेड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे लाइक कोई भी हो, किसी को भी हेल्प चाहिए तो मैं करने को तैयार हूँ। थैंक यू। 99 30 90 1902 और 99 इनको जो नहीं बोलेंगे आप तो इनके ऊपर छुट्टी और किस प्रकार से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस मामले में लोग कौन कौन से कदम छोटे से मतलब नॉर्मल सा क्या क्या कदम उठाए जिससे कि इनको आसानी हो। लड़े अभी कुछ 1 साल पहले यहाँ पर डोंगरी में एक को बुरी तरह मारा और सिर्फ 7 दिन के अंदर मतलब उसने पैसा फेंका सामने पुलिस को और पैसा फेंक करके FIR हो नहीं रही थी उस मामले में 307 की, केवल 324 की FIR करके धारा लगा के वो छोड़ रहे थे। तो किसी तरह बड़ी मुश्किल में 307 और 326 हुई, मगर फिर भी 7 दिन के अंदर सामने वाला एंटीसिपेटरी बेल लेके बाहर आ गया। कैसे? तो वो अब वो चीज जब हमारे सामने आई, अब हमने उसके ऊपर कैसे घेरेबंदी करी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसको समझने की कोशिश कीजिए। वही चीज हमें सब जगह मतलब इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने उसकी सारी जितने भी उसके केसेस थे वो सब हमने निकाले। उन सब जगह हमने अभी RTI लगा दी है। उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हुई है और जो भी ऑफिसर ने कार्रवाई नहीं की होगी उस टाइम, चाहे वो 2 साल पहले या 10 साल पहले 5 साल पहले, उन सबको हम घेरे में लेंगे। उन सब ने कहां कहां क्या क्या गलती की है, किस तरीके से उसको बचाया है, ये सारा काम हम लोगों को करना है। जब ये हम इस तरीके से घेरेबंदी में लेंगे इनको तो वो व्यक्ति अकेला पड़ जाएगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, इराक और अमेरिका का उदाहरण। इराक और अमेरिका में अगर अमेरिका ने इराक के ऊपर डायरेक्टली हमला करता सीधा, तो कभी भी इराक पर हमला नहीं कर सकता, उसके साथ कई देश खड़े हो जाते। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, इनके ऊपर FIR दर्ज है, उनके साथ घूम रहा है, उनके वकील के साथ आ रहा है और इनके ऊपर प्रेशर डाल करके इनसे ये स्टेटमेंट लिखवा रहा है, फिर उस पर साइन करवा रहा है। इनको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको अगर उनको ये करना तो सारा काम कहाँ का है, कोर्ट का काम है ये कि ये आपका घर में बैठ कर के ये काम होगा ये पूरी चीज। तो यही सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज जो पुलिस मशीनरी का गलत उपयोग किया जा रहा है। हम सीधे ACP का कार्टून बनाएंगे, सीधा उसको बोलेंगे, उसका लिखेंगे कि ACP खुद अपने मुंह से बोलता हुआ नजर आ रहा है, मैं अपराधियों के साथ घूमता हूँ, मुझे अपराधी को बचाना है, मैं संविधान को नहीं मानता, ये अपराधी है, मैं जानता हूँ, इनको जेल में होना चाहिए, मगर मैं इनको अपने साथ लेके घूम रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को पैसा देते हैं, मुझे हफ्ता देते हैं। ये इस प्रकार से मैं ACP के ऊपर दबाव डालूंगा और पूरा उसमें फैलाऊंगा। ACP आंकड़े के खिलाफ आप क्या अहम कदम उठाओगे? हम अहम कदम उठाएंगे। जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी FIR हुई है, उसकी RTI से हम जानकारी मांगेंगे, उन्होंने क्या कदम उठाए। हम ये पूछेंगे कि आपने इन अपराधियों को अपने साथ क्यों घुमाया। हम ये पूछेंगे ये वकील को क्यों आप अपने यहाँ पर लेके आए थे साथ में, ये कौन है, क्या इनके दलाल हो आप बन के आए हो, इन्होंने आपको फंड दिया था, किस वजह से आप आए हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो या जनता के लिए काम कर रहे हो।
शर्मा जी, ये जो बेगुनाह निर्दोष है उनके ऊपर जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसके लिए आप उनको किस तरह की मदद करोगे? ये बहुत ही आसानी से, देखिए कोई भी झूठा मैटर होता है, कुछ भी होता है, ये सिर्फ शुरुआत का रहता है। शुरू में इन लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, इनको जेल जाना पड़ता है, बेल करनी पड़ती है, मगर एक्चुअली मैटर पूरा झूठा होता है। पुलिस वाले इतने थर्ड क्लास, उनको खुद को अक्ल नहीं है। हमने इतने मैटर देखे हैं, उनमें उन्होंने जितने भी मैटर झूठे लगाए हैं, इतने आसानी से झूठे पकड़ में आ जाता है। हम सिर्फ 4 शब्दों में उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं, निकाल सकते हैं। पॉस्को के मैटर में झूठा लगाया, हमने उनको बेल दिलाई, हमने उनको बाहर निकाला। तो ये मैटर तो बहुत छोटा सा है। जब इसमें हम पढ़ेंगे, इनके स्टडी करेंगे, तो अपने आप ही 4 लाइनों में पता चल जाएगा कि मैटर झूठा है, कैसे झूठा है। हम इन्हीं लोगों को पकड़वाएंगे, आयोग को पकड़वाएंगे, उन्हीं के ऊपर एक्शन करवाएंगे।